वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा और वित्तीय संस्थान। हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा और वित्तीय संस्थान के बारे में। और पिछली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार कुछ व्यक्ति की जो है जिनका खर्च जो है आय से कम होता है, यानी उनकी आय तो अधिक है, उनका व्यय जो है वो क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखते हैं। हमने देखा था कि जिन व्यक्तियों की आय जो है आय से खर्च कम होता है वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखते हैं, है ना। और इसके अतिरिक्त हमने इसी के साथ साथ देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका खर्च जो है उनकी आय से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से साख लेते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा उधार लेते हैं। क्लियर। तो ये जो बचत करना, ये जो हमने देखा यहाँ पर व्यक्ति बचत करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, साख लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो है पैसा बचत करने की, है ना, पैसा उधार लेने की, पैसा उधार लेने की, ये सारी क्रियाएं किस स्थान पर होती है, ऐसा कौन सी संस्था है जो ये सारी क्रियाएं करता है ना। तो उन संस्थाओं को हम कहते हैं वित्तीय मध्यस्थ। क्या कहते हैं, वित्तीय मध्यस्थता। दैट मीन्स वो क्या करेंगे, बचत ले जमा करने और साख प्रदान करने के बीच क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, बीच में एक एजेंट के जैसे कार्य करता है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं वित्तीय मध्यस्थ के बारे में। कि वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थान तथा फर्म हैं, वित्तीय मध्यस्थ जो ऐसी संस्थान होती है, ऐसी फर्म होती है जो बाजार में क्या करेगी, जमाकर्ता तथा उधार लेने वालों के बीच एक सेतु या मध्यस्थ का कार्य करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ व्यक्ति अपनी बचत को जमा कराएंगे और कुछ व्यक्ति वहां से क्या लेंगे, लोन लेंगे, पैसा उधार लेंगे, साख लेंगे। क्लियर। तो वित्तीय मध्यस्थ क्या होता है, इन दोनों के बीच बचतकर्ता और जो बचतकर्ता अर्थात जो जमा करता है उसकी और उधार लेने वाला दोनों के व्यक्ति के बीच क्या करता है, एक सेतु का कार्य करता है, एक मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी एक सेतु का या एक मध्यस्थ का, बिल्कुल जैसे एक एजेंट हो बीच में, उसका कार्य करते हैं और वित्तीय मध्यस्थ करते हैं। क्लियर। देखें, ये संस्थान उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जो अपनी आय से कम खर्च करते हैं। हमने देखा कि कुछ व्यक्ति जो है उनकी आय तो अधिक है और उनका खर्च क्या है, कम है। तो उनसे क्या करेंगे, धन प्राप्त करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति बचत करते हैं उन व्यक्तियों, है ना, उन व्यक्तियों की क्या करते हैं, बचत को अपने पास स्वीकार कर लेते हैं। जिनकी बचत अधिक है, उनका खर्च कम हो और आय क्या है, अधिक है, उनकी तो बचत को स्वीकार करेंगे तथा उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को साख उपलब्ध करा देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति और संस्था को क्या करेंगे, ये साख उपलब्ध, ये संस्था उन व्यक्तियों से धन प्राप्त करते हैं जिनकी आय से खर्च कम करते हैं अर्थात बचत करते हैं तथा उन संस्थाओं को साख उपलब्ध कराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या करेंगे, साख उपलब्ध करवाएंगे जो जिन्हें उत्पादन या उपभोग हेतु किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। उन्हें उत्पादन करने के लिए या कोई उपभोग करने के लिए जिनको धन की आवश्यकता होती है ना, उनको क्या करते हैं, ये साख उपलब्ध कराते हैं, उन्हें लोन उपलब्ध कराते हैं। जब बचतकर्ता अपनी बचतों को इनके पास जमा करवाते हैं तो उन्हें उचित ब्याज प्राप्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति की आय अधिक है, आय तो अधिक है, खर्च कम है, तो वो क्या करेगा, बैंक में जमा कराता है ना। तो उन्हें क्या मिलता है, उसके बदले उचित ब्याज मिलता है, उनके बदले उसको एक इंटरेस्ट रेट दी जाती है तथा धन डूबने का जोखिम बहुत कम होता है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनमें धन डूबने का, पैसा डूबने का जोखिम जो है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। क्लियर। आगे देखें, जमाकर्ता के पास यह भी सुविधा होती है कि उन्हें जब जरूरत हो वे अपने जमाओं को तुरंत या अल्प सूचना पर ले सकते हैं। जैसे किसी ने पैसा जमा कराया, बचत के रूप में पैसा जमा कराया, तो उनके पास ये भी सुविधा उपलब्ध है कि जब भी उनको आवश्यकता हो, उसी समय वो जो है अपने जमाओं को तुरंत क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। इसी प्रकार उधार लेने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी वित्तीय मध्यस्थों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचतकर्ता को लाभ है, उसी प्रकार जो व्यक्ति उधार लेते हैं, है ना, उनको भी वित्तीय संस्थानों से, वित्तीय मध्यस्थताओं से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अब वो कैसे लाभ हैं, देखें, वित्तीय मध्यस्थों के पास सदैव धन की उपलब्धता बनी रहती है। ये जो एजेंट होते हैं बीच में, जो बचत जमा करने का और लोन प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं, उनके पास हमेशा धन उपलब्ध रहता है ना। ये उचित ब्याज दर तथा स्वीकार्य आसान शर्तों पर साख प्रदान करते हैं। ये उचित ब्याज की दर पर तथा कुछ शर्तों के साथ ये क्या करते हैं, जो है वो आसानी से साख प्रदान करते हैं, अर्थात लोन प्रदान करते हैं, अर्थात पैसा उधार देते हैं। और ये जो कार्य है वो कौन करता है, बैंक करता है। कौन करता है, मुख्य रूप से बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। अगर देखा जाए तो इन वित्तीय मध्यस्थों में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ कौन सा है, तो वो है आपका बैंक है। कौन सा है, बैंक। क्लियर। अब आगे देखें, साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत, यानी जो वित्तीय मध्यस्थता का कार्य है वो कौन करते हैं। तो इसके लिए कुछ संस्थागत स्रोत होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गैर संस्थागत। अब संस्थागत और गैर संस्थागत है क्या, इनमें अंतर क्या है, इसको हम अभी क्लियर करते हैं। देखिए आप,
कि अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं। अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं और इस अधिक व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके व्यय क्या है, उनकी आय तो कम है और उनका व्यय क्या है, अधिक है ना। तो इस अधिक को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उन्हें कहीं ना कहीं से क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। क्लियर। इसी प्रकार अनेक लोग जो कि उत्पादन क्रिया या व्यवसाय में संलग्न है, उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्या है, उत्पादन क्रिया करनी है या जो व्यवसाय में लगे हुए, उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे वे ऋण लेकर पूरा करते हैं। अर्थात उस आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं, ऋण लेकर करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो वित्तीय स्रोत होते हैं, जो वित्त प्रदान करते हैं, उनसे क्या ले सकते हैं, साख प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से कम है। हमने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका व्यय भी बहुत कम है आम आय से, है ना। तो यह अपनी बचतों पर, यह लोग क्या करते हैं, अपनी बचतों पर ब्याज कमाना चाहते हैं। अतः ये अपनी बचतों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों में क्या करेंगे, जमा करवा देते हैं। ठीक है। अब वित्तीय संस्थान क्या होती है, वित्तीय संस्थान वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन के कार्य संपन्न करती है। दैट मीन्स वो जमा स्वीकार करती है ना, लोगों को ऋण प्रदान करती है, लोगों को निवेश के लिए पैसा प्रदान करती है। वो सारी संस्थाएं, ऐसे जो सारे कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, वो क्या कहलाएगी, वित्तीय संस्थान कहलाएगी। जैसे बैंक है, सहकारी समिति है, कोई साहूकार है ना, कोई लोकल बैंकर है, देसी बैंकर जो है ना। तो ये सारे जो संस्थाएं ये क्या करती है, लोगों की जो जमाएं हैं, अतिरिक्त जो राशि है, उनको बचत के रूप में स्वीकार करती है, बचत के रूप में अपने पास सुरक्षित रखती है। और इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है धन की, उन व्यक्तियों को साख अर्थात जो है क्रेडिट, जो साख जो है वो उपलब्ध करवाती है। क्लियर। तो इन वित्तीय संस्थानों को, ये जो सारी संस्थाएं हमने देखी, जो वित्तीय संस्थाएं हमने देखी, इन वित्तीय संस्थानों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो हो गया संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। देखिए इन वित्तीय संस्थानों को दो भागों में बांट दिया हमने, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। आगे देखें, संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है। अब हमने देखा कि वित्तीय जो है ये संस्थाएं दो प्रकार की हमने देख ली, एक तो संस्थागत और एक गैर संस्थागत। तो संस्थागत क्या है और गैर संस्थागत क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या होती है, पंजीकृत होती है। यानी ऐसी सारी संस्थाएं जो सरकार के पास पंजीकृत हो, जिनके पास उनको संस्थानों को चलाने के लिए सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता हो, और वो लाइसेंस कौन देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। दैट मींस ऐसे सारे बैंक या ऐसी सारी संस्थाएं जो वित्तीय मध्यस्थता कार्य करती है, अगर वो आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत है, उनसे उनके पास उनका लाइसेंस प्राप्त है, तो वो सारी संस्थाएं क्या होगी, संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं। कौन सी होगी, संस्थागत संस्थाएं होगी। क्लियर। इनका नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा किया जाता है। यानी इनको पूरा कंट्रोल करने का, इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का पूरा अधिकार किसके पास होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। दैट मीन्स ये जो संस्थाएं हैं जो सरकार के आदेशों के अनुसार चले, सरकार से परमिशन प्राप्त करके वो क्या करे, संस्थाओं का नियंत्रण हो, है ना, उन संस्थाओं को स्थापना की जाए, तो वो सारी संस्थाएं क्या होगी, संस्थागत संस्थाएं। क्लियर। और वे अपनी सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता। यानी ये जो संस्थाएं हैं जो सरकार से, है ना, आरबीआई से और सरकार से अनुमति लेकर कार्य करती है, तो इनका मुख्य उद्देश्य लाभ के लिए कार्य करना नहीं होता। इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना पड़ता है। ये संस्थाएं गरीब एवं कमजोर वर्ग को भी साख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वालों को ही साख प्रदान करे, अमीर वर्ग को ही प्रदान करे, ऐसा नहीं होता। ये जो संस्थागत संस्थाएं होती हैं, ये हमारी जो गरीब वर्ग है हमारा समाज का, जो कमजोर वर्ग है, उनको भी साख प्रदान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं संस्थाएं जो है, या जो व्यक्ति हैं, या समाज का जो भाग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको क्या करता है, कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और देश में आर्थिक समानता लाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी, संस्थागत स्रोतों की हम बात कर रहे हैं अभी तक। ये संस्थागत स्रोत जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त हो, सरकार के नियमों के अनुसार चले, आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त हो, है ना,
और ये क्या करती हैं, सभी के लिए समान रूप से कार्य करती हैं, सभी व्यक्तियों को साख उपलब्ध करवाती हैं, है ना। और जिसका इनका मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि गरीब वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग के साथ साथ गरीब वर्गों को भी आर्थिक समानता प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन प्रदान करना, उनको जो है बजट का लोन प्रोवाइड करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, इन संस्थागत स्रोतों के होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने देखा ये जो वित्तीय संस्थान है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा संस्थागत, और अब बात करेंगे दूसरा स्रोत है वो है गैर संस्थागत। देखिए वित्तीय समावेशन, समाज के यानी समाज का जो गरीब वर्ग है, सबसे पहली बात हमने हमारे पास एक वर्ड आया वित्तीय समावेशन क्या होता है, कि जो समाज का जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो निम्न आय वाला वर्ग है, उनको क्या करना, बिल्कुल कम लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, अर्थात उन्हें वित्त अर्थात फाइनेंस की सुविधाएं प्रदान करना, लोन की सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें वित्तीय सेवा से जोड़ना, है ना, उनको क्या करना, इन सुविधाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब जो है हमने देखा कि जो हमारे संस्थागत स्रोत हैं, जो ये केंद्रीय मध्यस्थता करते हैं, बचत जमा करना और ऋण प्रदान करना, इसकी दो संस्थाएं होती है, एक तो संस्थागत होती है और एक गैर संस्थागत। संस्थागत कौन सी होती है, जिनके पास सरकार से लाइसेंस होता है, सरकार से अनुमति प्राप्त होती है, वो आरबीआई और सरकार के नियमों के अनुसार चलते हैं। तो संस्थागत स्रोतों की ही बात कर रहे हैं हम, गैर संस्थागत को आगे देखेंगे। तो संस्थागत में पहला आता है वाणिज्यिक बैंक, संस्थागत स्रोतों में पहला आता है वाणिज्यिक बैंक। हमने देखा कि नितेश तथा चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं। हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखे थे तब देखा था कि नितेश और चांदनी जो है उनकी आय से उनका खर्च जो है वो बहुत कम है, अर्थात उनकी आय तो अधिक है और उनका खर्चा जो है कम है। अपनी इन बचतों को वह इस प्रकार प्रबंधित करना चाहेंगे कि उन्हें धन डूबने का भय नहीं हो तथा जमा पूंजी पर उचित ब्याज भी प्राप्त हो। दैट मींस उनके पास जो अतिरिक्त जो पैसा है, इन व्यक्तियों के पास जो अतिरिक्त पैसा है, वो क्या करते हैं, उन पैसों को एक ऐसे संस्थान में जमा करवाना चाहते हैं, बचत के रूप में रखना चाहते हैं, जहां पर उनके पैसे को डूबने का भय नहीं हो तथा उनको क्या मिले, अपनी जो पूंजी है, अपना जो पैसा जमा करा रहे हैं उस पर उचित ब्याज भी मिलना चाहिए। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके बचत करते हैं, वे चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जो उनकी बचतों को सुरक्षित रख सके। यानी जो लोग बचत करते हैं वो चाहते हैं कि ऐसी संस्था होनी चाहिए जो क्या करे, उनकी बचतों को सुरक्षित रखे तथा उन्हें आवश्यकता होने पर वह अपनी बचतों को आसानी से वापस प्राप्त कर सके और जब भी जरूरत हो उन बचतों का क्या कर सके, उपयोग कर सके। क्लियर। बैंक इस कार्य को संपन्न करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है, और इस कार्य को करने वाली जो महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन है, बैंक है। आपने देखा होगा बैंक में बहुत सारे व्यक्ति पैसे जमा कराते हैं, तो वो पैसे जमा क्यों करवाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो व्यय है वो उनकी आय से कम है, उनका व्यय उनकी आय से कम होता है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करते हैं। और कुछ व्यक्ति आपने देखा होगा बैंक से पैसा भी निकालते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो व्यय है वो उनकी आय से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, बैंक से ऋण लेते हैं। तो ये जो सारा कार्य है वो कौन करता है, बैंक करता है। क्लियर। देखें, बचत करने वालों से रुपये लेकर बैंक यह रुपये उन लोगों को उधार दे देते हैं जिन्हें उत्पादन या उपभोग है तो धन की आवश्यकता होती है। बैंक क्या करता है कि पहले बचत के रूप में पैसा अपने पास ले लेता है, फिर उसी पैसे को क्या करेगा, जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए या किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के उपभोग के लिए अगर आवश्यकता होती है, खुद के यूज के लिए अगर आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को क्या करता है, पैसा दे लेता है। ठीक। तो बैंक पूंजी का उपयोग करने वाले तथा बचत करने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बैंक क्या करता है, जो लोग बचत करते हैं उनके और जो लोग पैसा लेना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, उनके बीच एक सेतु का कार्य करता है। क्लियर। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में जमा धन को निकाल सकता है, और जब भी हमें आवश्यकता होती है हम जमा धन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मांग जमा, यानी आपने जो पैसा जमा कराया उस पैसे को आपको जब भी आवश्यकता होती है आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आप बैंक में क्या करते हैं, बैंक में पैसा मांगते हैं, क्योंकि आपने बैंक को पैसा दे रखा है। तो आपने जो पैसा जमा करवाया बैंक में, वो जमा कौन सी कहलाएगी, मांग जमा कहलाएगी। कौन सी जमा कहलाएगी, मांग जमा। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है, और ये जो सुविधा है मांग जमा वाली, इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, विनिमय के माध्यम की सुविधा प्रदान करती है। बैंक क्या करता है, विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। हमने बैंक में पैसा जमा कराया और जब भी हमें आवश्यकता हुई हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं। ठीक। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में भी सुना होगा। ये तो हमने देखा अभी तक, सिर्फ केस जो हम जमा करा रहे हैं, नकद पैसा जमा करा रहे हैं, उसी नकद को बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा
एक चेक की सुविधा भी होती है ना। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। देखो चेक से अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करने वाला पर्सन क्या करेगा, जिसका किसी बैंक में खाता है तो वो क्या करेगा, एक निश्चित रकम के लिए क्या करता है, चेक को इशू करता है, चेक जारी करता है। ठीक, जैसे मैं आपको पैसे, मेरा एक बैंक में खाता है और मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं, क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक चेक साइन करके आपको दे दूंगा और आप वह चेक ले जाकर अपने बैंक में जमा कराएंगे तो वो पैसा मेरे खाते से कटकर कहाँ आ जाएगा, आपके खाते में। तो बैंक दूसरी कौन सी सुविधा प्रदान करता है, पहली तो बचत को स्वीकार करना, दूसरी सुविधा बैंक की कौन सी, ऋण देना, तीसरी सुविधा चेक से भुगतान को स्वीकार करना। क्लियर। चेक एक ऐसा आदेश पत्र होता है। अब चेक होता क्या है कि चेक एक ऐसा ऑर्डर लेटर होता है, एक ऐसा आदेश पत्र होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। चेक एक क्या होता है कि एक ऐसा आदेश पत्र होता है, दैट मींस एक लेटर होता है जो क्या करता है कि बैंक को ऑर्डर देता है, क्या करता है, बैंक को आदेश देता है, किस लिए, कि जब जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, जैसे मैंने आपको चेक दिया तो मेरे खाते से जो पैसा है वो आपके पास जाएगा। ठीक, तो बैंक क्या करता है, बैंक जो है चेक क्या करता है, आपको एक आदेश पत्र है, वो एक ऑर्डर देता है जो बैंक को क्या देता है कि जो किसी व्यक्ति के खाते से, मेरे खाते से चेक पर नामित व्यक्ति यानी चेक पर जिसका नाम लिखा है उसको एक विशेष राशि के भुगतान का आदेश देता है। मैंने जिसके नाम से चेक इशू किया है उसको क्या करेगा, बैंक पैसा देने का आदेश जो है चेक इशू करता है। क्लियर। अग्रांकित चेक टैगोर शिक्षण संस्थान ने राजेंद्र प्रसाद को 500 रुपए का भुगतान करने के लिए जारी किया। यानी यहाँ पर एक नीचे चेक बताया गया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा चित्र से कि नीचे जो चेक दिया गया है वो किसने दिया है, टैगोर शिक्षण संस्थान ने दिया। किसको दिया, राजेंद्र प्रसाद को कितने रुपए, 500 रुपए देने के लिए, भुगतान करने के लिए जारी कर रखा है। इस चेक पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं अंकित की गई है। यह रेखांकित चेक इस बात का सूचक है कि यह प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात यहाँ पर जो चेक का फोटो दे रखा है उसे क्लियर कर देते हैं। आपके सामने एक फोटो दिया हुआ है चेक का, क्लियर। ये जो चेक का फोटो दे रखा है, इस चेक में देखिए अगर आप चेक पर 2 लाइंस खींच देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चेक का अमाउंट है, जो पैसा है, वो व्यक्ति को कैश नहीं दिया जाकर जो सामने वाले व्यक्ति है ना, जिसको आप चेक दे रहे हैं, वह उसके खाते में जमा हो। क्लियर हो गई पहली बात, जब 2 लाइन खींच देते हैं इसका मतलब वो सामने वाले व्यक्ति के खाते में जमा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो अमाउंट है वो लिख रखा है, क्लियर है। देखें आप कि रेखांकित 7 पूर्तियां की जाती है। ये जो चेक होते हैं इनमें 7 प्रकार की पूर्तियां की जाती है। सबसे पहली 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींची जाती है, फिर जारी करने की दिनांक लिखी जाती है, भुगतान किसको करना है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, भुगतान की राशि लिखी जाती है, भुगतान की राशि जो अंकों में लिखी जाती है, पहले वर्ड्स में, ठीक, पहले अंकों में, उसके बाद शब्दों में लिखी जाती है, फिर चेक जारी करने वाले की खाता संख्या लिखी होती है और चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। जैसे ये चेक मैंने इशू किया है माना, क्लियर, और जिस पर्सन को देना है तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट पट्टी सी नजर आ रही है चेक में, जहाँ पर 500 रुपीज लिखा हुआ है, 500 ओनली, उसके ऊपर जो व्हाइट पट्टी है वहां पर जिस व्यक्ति को चेक देना होता है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जैसे मुझे आपको चेक देना है तो वहां पर आपका नाम लिखा जाएगा, क्लियर। फिर पैसा जो अमाउंट है वो कितना देना है, जैसे 500 यहाँ पर वर्ड्स है ना, नंबर और वर्ड्स दोनों में लिखे हुए, उसी के साथ ऊपर जो डेट लगाई जाती है और नीचे ये जो व्हाइट पट्टी और दे रखी है जहाँ पर 500 के नीचे इस बॉक्स में जो पर्सन चेक इशू करता है उस पर्सन के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर जो बैंक का जो मुख्य जो कार्य है, जो सबसे पहले हमने बचत के बारे में देखा, उसके साथ साथ हमने चेक के बारे में देखा। अब आगे देखें, प्रचलन में गैर रेखांकित चेक भी लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि इस चेक पर 2 लाइंस खींची हुई है। इसके अलावा कुछ चेक ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई किसी प्रकार की लाइन नहीं होती, दैट मीन्स वो गैर रेखांकित चेक होते हैं। इनसे भुगतान, देखो अगर आप चेक पर 2 लाइंस खींच देंगे, चेक पर 2 लाइन खींचेंगे, दैट मीन्स जो चेक का जो राशि है वो कहाँ देगा, बैंक वाला आपके खाते में ही डालेगा। अगर लाइन खींच दी तो पैसा जो है बैंक के खाते में ही पैसा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। लेकिन अगर गैर रेखांकित चेक भी लिखे जाते हैं और इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है और यह चेक लिखना जोखिमपूर्ण होता है। दैट मीन्स जब आपने उस पर लाइंस नहीं खींची है तब ऐसी कंडीशन में जो बैंक है वो व्यक्ति को जो पैसा है वो नकद दे देता है। कैसा दे देता है, कैश ही पैसा दे देता है। अगर उस पर लाइन खींच दी तो पैसा उस व्यक्ति के खाते में जमा होगा, और अगर लाइन नहीं खींचे तो क्या होगा, कैश दिया जाएगा। क्लियर। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण दिखते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। यानी मांग जमा दैट मींस ऐसा जो पैसा मैंने जमा करवाया है इस पैसे को
मैंने क्या करना है, बिना केस नकद दिए मैं अगर किसी व्यक्ति को पैसा, कोई व्यक्ति मेरे में पैसा मांगता है या किसी व्यक्ति को मुझे पैसा देना है, तो मैं उसको नकद राशि नहीं देके मैं उसको चेक भी दे सकता हूँ। दैट मीन्स चेक क्या कर रहा है यहाँ पर, एक मुद्रा का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, मुद्रा का। एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बैंक जनता से जो धन खाते में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यानी यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि जो हमने पैसा जमा करवाया बैंक में, उस पैसे का बैंक करता क्या है। क्लियर। तो बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। बैंक क्या करता है, जितना भी पैसा जमा होता है उसका कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट जो है अपने पास क्या रखता है, केस में रखता है, नकद के रूप में रखता है। और इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमा करते द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर देता है। यानी कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा, कितना पैसा बैंक अपने पास रखेगा, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बैंक क्या करता है, जितना पैसा आता है उसका कुछ भाग अपने पास रखकर बाकी की जो राशि है वो लोन के रूप में, बाकी की राशि है ना ऋण के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। क्लियर। तो ये जो पैसा है वो कितना रखना है, या एक दिन में जमा करने द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर देता है। यानी एक दिन में मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ, कितनी संभावना हो सकती है, उस संभावना के आधार पर पैसा क्या करता है, बैंक अपने पास रख देता है और शेष राशि जो है बैंक लोन के रूप में दे देता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमा करता ही नकद निकालने के लिए आते हैं। देखो हमने देखा होगा कि बैंक में हजारों आदमी पैसा जमा कराते हैं। जितना व्यक्ति पैसा जमा करवाते हैं उतने व्यक्ति पैसे निकालते नहीं, है ना। जैसे 1000 आदमी ने पैसा जमा कराया तो केवल 100 व्यक्ति ही ऐसे होंगे तो बैंक से वापस पैसा निकलवाएंगे। तो बैंक क्या करता है, उन 100 व्यक्तियों के बराबर उतना अनुमान के, है ना, अनुमान के अनुसार, एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, कुछ संभावना लगाकर उतना पैसा तो अपने पास रख देगा 100 व्यक्तियों के बराबर, और बाकी का जो 900 व्यक्ति का जो पैसा है वो क्या करेगा, ऋण के रूप में या साख के रूप में बैंक वापस जनता को दे देता है। देखें, क्योंकि किसी एक दिन में केवल कुछ जमा करता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से हो जाता है और बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपभोग में ले लेते हैं। देखो बैंक में मैंने आपको समझाया कि माना 1000 आदमी ने वहां पर पैसा जमा करवाया और बैंक को पता है कि 1000 आदमी तो एक साथ पैसा निकलवाने नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है, बैंक अनुमान लगाता है कि कितने व्यक्ति आ सकते हैं। जैसे कि सारे व्यक्ति तो आने से रहे पैसे लेने, 1000 आदमी ने जमा करवाए तो 100 व्यक्ति ही लेने आएंगे। तो वह क्या करता है, 100 व्यक्तियों के बराबर जो पैसा है अपने पास रख देता है और जो शेष व्यक्ति, जो 900 व्यक्तियों का जो पैसा था वह वापस क्या करता है, ऋण के रूप में अन्य व्यक्तियों को दे देता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने योग्य जमाएं स्वीकार करता है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि बैंक जो है जनता से मांगने पर पुनः भुगतान करने के लिए या चेक द्वारा निकलवाने योग्य क्या करता है, जमाएं स्वीकार करता है तथा ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो सीधी सी बात हो गई, बैंक जो है पैसे जमा करता है और ऋण भी प्रदान करता है। क्लियर। चेक द्वारा निकलवाए जाने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का एक पृथक तथा विशेष कार्य है। यानी चेक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक पैसा जमा भी कर सकते हैं और पैसा निकलवा भी सकते हैं। ये बैंक का एक विशेष कार्य है। और एक वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्थान है जो जमाएं स्वीकार करना, व्यावसायिक ऋण प्रदान करना आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। और एक सीधी सी बात कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, कि वाणिज्यिक बैंक वैसी संस्थाएं होती है जो क्या करेंगे, जमा को तो स्वीकार करेंगे और व्यावसायिक ऋण प्रदान करने का कार्य। तो इस प्रकार हमने आज वित्तीय मध्यस्थता में संस्थागत जो स्रोत है, जिसको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।